नमस्कार साथियों। बचपन से ही हम सुनते आए थे कि कोयला सबसे ज्यादा काला होता है, लेकिन मोदी सरकार की जो कोयले के कारोबारियों पर जो मेहरबानियां हैं, वो अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कोयले से काला भी कुछ होता है, बहुत काला होता है। कोयला भी उसके सामने शर्मा जाए, इतना काला होता है। कोयला खदान आवंटन की जो हमारी नीतियां थी, आपने देखा, भैया आवाज नहीं प्लीज, जो हमारी नीति थी यूपीए के वक्त, उसके खिलाफ एक पूरा आंदोलन चलाया गया, हमें भ्रष्ट बताया गया। वो अब सब आपके सामने था। घोटाला बताते थे, साहब घोटाला हो गया, घोटाला हो गया। लेकिन जब इनकी सरकार आई तो उस नीति को रद्द करने के बाद जो प्रक्रिया बनाई, वो ऐसी प्रक्रिया बनाई कि सिर्फ और सिर्फ इनके गिने चुने मित्र बोली लगा सकें। नाम तो था कि साहब ऑक्शन हो रहा है, ऑक्शन के नाम पे ऐसा व्यू रचना रची गई कि सिर्फ इनके काबिल दोस्त उन खदानों को ले पाए। क्या किया मैं आपको बताता हूं। पहले क्या होता था कि कोयला खदान जो एंड यूजर है वो लेते थे। एंड यूजर कौन? सीमेंट, स्टील, पावर, जो बिजली बनाते हैं। सरकार ने आकर कहा कि नहीं साहब, एंड यूजर्स की अलग अलग श्रेणी बना देते हैं। तो अगर विनीत जी पावर सेक्टर में हैं तो ये सिर्फ पावर सेक्टर के लिए यही बोली लगाएंगे। एक खदान में मैं सीमेंट वाला नहीं लगा सकता उसमें, और अगर मैं सीमेंट का काम करता हूं तो ये खदान में सिर्फ सीमेंट वाले बोली लगाएंगे, पावर वाला नहीं लगा सकता। और बड़ी वाहवाही लूटी इन्होंने, साहब हमने तो बड़ा कमाल कर दिया, ऐसी पारदर्शी स्कीम ले आए, ऐसा ऑक्शन की बोली लगेगी कि इसमें कहीं कुछ घपला हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या हुआ, जो ऑक्शन हुई उसमें से 11 ब्लॉक्स ऐसे थे जिसमें औने पौने दाम पर कार्टेलाइजेशन होकर उस पर बोली लगी और वो चले गए। उसमें क्या हुआ नुकसान? उसमें सरकार को जितना राजस्व प्राप्त होना चाहिए था, जो यूपीए के वक्त होता था, उससे कहीं कम राजस्व मिला। और इन 11 ब्लॉक्स के विषय में सीएजी ने लिखा है। सीएजी की रिपोर्ट्स, एक म्यूजियम बनाना चाहिए। सीएजी की जहां बिल्डिंग है ना, वहां एक संग्रहालय होना चाहिए, क्योंकि अब वो रिपोर्ट सिर्फ संग्रहालय में ही रहती हैं, संसद में नहीं आती और मीडिया में तो बिल्कुल नहीं आती। तो जो सीएजी नाम का संग्रहालय है, द म्यूजियम ऑफ सीएजी, वहां से ये रिपोर्ट आई कि 11 ब्लॉक्स में शेल कंपनीज बनाकर घपला हुआ, घोटाला हुआ, गलत हुआ। बात यहीं नहीं रुकती, बात और आगे बढ़ती है कि इससे भी पहले, सीएजी रिपोर्ट तो बाद में आई, इसी पार्टी के 2 सांसद, एक श्री आर.के. सिंह और दूसरे श्री राजीव चंद्रशेखर, पत्र लिखकर, ये पत्र रहा, आगाह करते हैं सरकार को कि साहब ये जो नीति है, एंड यूजर का जो आपने श्रेणी बना दी कि इस श्रेणी के लोग इस ब्लॉक पे बोली लगा पाएंगे, इससे भ्रष्टाचार होगा, इससे घपले होंगे, इससे घोटाले होंगे। ये वो चिट्ठियां हैं जो विनीत जी आपको देंगे। उस वक्त के मंत्रियों को भी लिखी, प्रधानमंत्री को भी इन्होंने एक मार्क की ये चिट्ठी। इसका क्या नतीजा निकला? इसका नतीजा ये निकला, ये दोनों मंत्री बन गए, प्रमोशन हो गई, प्रमोशन हो गई और चुप हो गए। तो आप देखिए कि भ्रष्टाचार 2 तरह से होता है। एक, जो आवाज उठाता है उसकी आवाज बंद करने के लिए उसको प्रमोट कर दिया जाता है, और दूसरा, तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें कोयला दूंगा।
दो तरीके से होता है। तुम चुप रहो, मैं तुम्हें मंत्री बना दूंगा, नंबर 1। नंबर 2, तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें कोयले की खदान दूंगा। यह हुआ है पिछले 10 साल में कोयले के नाम पे माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के देख रेख में, उन्हीं के द्वारा। जब सीएजी ने 11 ब्लॉक्स की धांधली के बारे में बताया और यह कहा कि सरकार को जितना राजस्व मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा, पीयूष गोयल जी ने संसद में 4 ब्लॉक्स के बारे में स्वीकारा कि यहां इसमें कुछ गड़बड़ हुई। 11 पे कुछ नहीं बोले, चुप रहे। नीतियों में फिर परिवर्तन ली। 2015 में जो नीति आई, 2020-21 में आते आते फिर उसमें परिवर्तन। बोले साहब ये जो है श्रेणी बनाकर जो किया ये गलत हो रहा है। हर बार वाहवाही बटोरेंगे, हर बार चंदा बटोरेंगे और फिर बाद में चुपचाप से नीति बदल देंगे कि साहब हमने शायद गलत कर दिया, और पर्दा डला रहेगा। क्योंकि सीएजी संग्रहालय से कुछ आता है तो आप लोगों तक नहीं पहुंचता, और आप लोगों तक पहुंचता है तो हम लोगों तक नहीं पहुंचता, और हम लोगों तक पहुंचता है तो दर्शकों तक नहीं पहुंच पाता। तो यह स्थिति आज इस देश की हो रही है। 2 शौक हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के, हवाई यात्रा करना और हवाई बातें करना। तो जिस व्यक्ति, जो दोस्त जिनके हवाई जहाजों में हमने इनकी कई चित्र देखे हैं, प्रधानमंत्री बनने से पहले, प्रधानमंत्री बनने के दौरान, उसके बाद तो अपने 2 अच्छे विमान आ गए प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो उससे पहले तक का तो बता सकते हैं। उस दोस्त को आपने एयरपोर्ट्स दिए, कोयले की खदानें दी। ना केवल कोयले की खदानें दी, इसमें एक बहुत दिलचस्प पहलू यह है कि अगर कोयले की खदान एक सरकारी कंपनी को मिलती है तो उसका जो एमडीओ होता है, जो उस पे माइनिंग का काम करेगा, वो भी यही दोस्त। ऐसे दोस्त भगवान सबको दे। ऐसा दोस्ती आपको कहीं नहीं दिखेगी। आज तक अडवाणी जी कंफ्यूज हैं कि वाकई भारत रत्न उन्हीं को मिल रहा था या कहीं और जाना था, गलती से आ गया। ये दोस्ती का है मामला। निर्मला सीतारमण जी हमारे अगेंस्ट एक व्हाइट पेपर निकाल के बड़ी तेज बोल रही थी, और उस व्हाइट पेपर के माध्यम से जो पर्दा डाला जा रहा था इस कोल स्कैम पे, वो आज आपके सामने है। वो अगर आप दिखा सकें चिट्ठियां तो एक बार स्क्रीन पर भी चालू कर दीजिए। सीएजी रिपोर्ट ने भी बेनकाब किया, इन चिट्ठियों ने भी बेनकाब किया, और हम मोदी सरकार से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं कि जब आपके ही नेता घोर भ्रष्टाचार, धांधली, कार्टेलाइजेशन, जिसको क्या कहते हैं, शायद गुटबाजी के आरोपों को जब आपके सामने वो लाए पत्र के माध्यम से, तो आपने उन्हें नजरअंदाज क्यों किया? और इन दोनों सांसदों से जो आप आज मंत्री हैं, इनसे भी यह जानना चाहते हैं कि आप मंत्री बन गए तो उसके बाद चुप क्यों हो गए? क्यों नहीं अब फिर से इस मुद्दे को आपने उठाया? बार बार क्यों नहीं उठाया? संविधान की शपथ तो आपने भी ली थी, मंत्री बने चुप हो गए। और जो कानून, जो संशोधन 2015 में कोयले की खदान की नीलामी के लिए जो लाया गया था, उसमें फिर परिवर्तन क्यों किया? अगर वो सही था तो परिवर्तन क्यों किया? और नियमों में फेरबदल करके एमडीओ वाला जो आप क्लॉज लाए, वो किसको उपकृत करने के लिए लाए? सबसे ज्यादा लाभ उसमें किसको हुआ? हम मोदी सरकार से ही जानना चाहते हैं। ऐसा प्रावधान कि 2 ऐसी खदानें जो रद्द हो गई, जिसका आवंटन रद्द हो गया, और जब वो आवंटन फिर से हुआ, एमडीओ वही रहेगा जो पहले था। कभी हुआ है ऐसा? इनको खदान मिली, इनसे वापस ले ली गई, फिर किसी और को मिली, लेकिन एमडीओ का काम जो मुझे पहले मिला था मैं ही करता रहूंगा। क्यों? क्योंकि मैं दोस्त हूं। तो ये दोस्ती के उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं कि ये कैसे उन्हें बचाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, पनपाते हैं।
ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, बहुत बड़ा स्कैम है। और इसमें ये जो पत्र हैं जो आपको दिखाए आपने, ये पत्र जो आपको दिखाए हैं, आपको दे भी रहे हैं, आप ही जैसे कुछ साथी हैं रिपोर्टर्स कलेक्टिव वाले जिन्होंने ये निकाले हैं। और पत्रकारिता में एक अच्छा उदाहरण भी पेश किया है कि आज भी जो घपले हैं जो सीएजी में सामने आते भी हैं तो दब जाते हैं, वो घपले दबाए नहीं जा सकते, छिपाए नहीं जा सकते। आने वाले कुछ महीने और आने वाले कुछ साल इस पूरे गैंग के लिए, ये गैंग चल रहा है, अच्छे नहीं होने वाले। हम आपको बस इतना बता सकते हैं, क्योंकि ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स का कैसे उपयोग करना है ये हम जानते हैं, दुरुपयोग भले ना भी कर सके। सरकार में आने दीजिए, फिर दिखाते हैं आपको। आपके सवाल। ये कैलकुलेशन अभी नहीं हुई। हमारे वक्त तो एक नोशनल कहा जाता था, हम नोशनल में तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एक्चुअल जरूर इसमें कैलकुलेशन करनी चाहिए और की जा रही है कि कितना भारी लाखों करोड़ का जो इसमें नुकसान हुआ है राजस्व का। और इसमें अब ये नोशनल नहीं कह सकते आप, क्योंकि ये सरेआम हो रहा है आपके सामने। तो ये जरूर इसकी कैलकुलेशन करके आपको जरूर हम बताएंगे। ये राजस्थान, छत्तीसगढ़, अलग अलग राज्यों में है, कोई एक राज्य नहीं है, 2-3 राज्यों में है। सबसे ज्यादा प्रमुखतः ये 2 राज्यों में, 11 खदानें। अभी इसी पे रहिए, पहले इस पे। है संसद में तो आप जानते हैं क्या होता है, कितनी रिपोर्ट्स पेश होती हैं, उस पर चर्चा होने नहीं दी जाती। पहले ही आप संसद, ट्रेजरी बेंचेस संसद को डिसरप्ट कर देती है, हमें बाहर निकाल देती है, संसद चलने नहीं देती। आप समझ में आ रहा होगा आपको क्यों नहीं चलने देती। एजेंडा क्या होता है? एजेंडा ये सब ढकना और छिपाना होता है। वैसे आजकल आरके सिंह जी, बड़ी हैरानी की बात है, केंद्र में ऊर्जा मंत्री हैं। ये लेटर तो 2014 4 दिसंबर का है, बाद में बने तो हर चीज का एडवांस पेमेंट थोड़ी होती है, कुछ की पेमेंट बाद में होती है। ये पॉलिसी 2015 वाली फिर दोबारा कब चेंज की है सरकार ने? 20-21 जी। कुछ और अब आप पूछ। देखिए साहब, बीजेपी को मतलब क्या हमारे गठबंधन से? जो बीजेपी और एकनाथ शिंदे में गठबंधन चल रहा है बंदूक की नोक पर, पहले उसको देख लें, अपना गठबंधन संभालें। हमारे गठबंधन की तरफ क्यों देख रहे हैं? सर, लाखों छात्र आक्रोशित थे उत्तर प्रदेश में, सिपाही जो एग्जाम को लेकर। अब सरकार ने फैसला किया, यूपी सरकार ने, कि उसको निरस्त कर दिया गया है और 6 महीने बाद दोबारा एग्जाम किया जाएगा। 48 लाख नौजवानों का भविष्य के साथ यूं इस तरह से खिलवाड़ कर देना कि फैसला ले लिया, निरस्त हो गया। नुकसान किसको हुआ? नुकसान तो उन्हीं लोगों को हुआ जो इतने सालों से इंतजार कर रहे थे कि परीक्षा हो। उन्होंने पैसे जमा कराए, उन्होंने तैयारी की, उन्होंने इतना समय अपना लगाया उस पर। उसके बाद अब आप कह रहे हैं साहब माफ करना, हम पेपर ठीक नहीं करवा पाए, लीक हो गया, अब फिर से करेंगे। उन्हें बड़ी चिंता है तो उन्हें कह दीजिए चलिए 2-3 सीटें हमें दे दीजिए, हम बताते हैं किस किस की लेगेसी है। उनका मतलब क्या है इसमें? अहमद पटेल जी
हम सबके बहुत आदर के योग्य नेताजी थे हमारे, उनकी राज्यसभा में क्या किया इन्होंने, याद है ना आपको? यह सम्मान था। तो इनको कहिए कि अपनी पार्टी संभालें, हमारे यहां दखलंदाजी ना करें। और जिस तरह से तुरंत रिएक्शन आने लगा बीजेपी का हमारा गठबंधन होते ही, उससे समझ में आता है कि कितने घबराए हुए हैं, कितने नर्वस हैं। आनन फानन में सब स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। क्यों? आप तो 400 पार वाले हो, अपने आप को 400 पार मानते हो। जो 400 पार वाला होता है उसमें इतनी नर्वसनेस दिखती है कभी? देखिए, आप बहुत वर्षों से राजनीति देख रही हैं। गठबंधन हो या इस तरह की कोई निर्णय हो, उसमें कौन क्या कह रहा है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है वो क्यों कह रहा है, कब कह रहा है। तो हर चीज को अगर आप जोड़कर देखेंगे तो ये सब आपको अलग ढंग से आपको दिखेगा। जो कहा जाता है वो नहीं होता, जो दिख रहा होता है वो नहीं होता, कुछ और प्रक्रियाएं भी साथ साथ चल रही होती हैं। इसलिए थोड़ा इंतजार कीजिए। लगातार सब आपस में टच में है। और आपको यह भी बता दूं कि कुछ ऐसे लोगों से भी टच में है जो आप जिनके बारे में बोलते रहते हैं कि वो चले गए, नहीं आ रहे। ऐसे 2 श्रेणियां हैं, जो चले गए उनसे भी टच में है, जिनके लिए आप कहते हैं नहीं आ रहे उनसे भी टच में है। आने वाले दिनों में बहुत रोचक प्रेस वार्ताएं होंगी। हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हो सकता है यहां हो। इसके अलावा भी एक सवाल है सर, जिस तरह से बीजेपी लगातार यूसीसी का मुद्दा उठा रही है, असम कैबिनेट ने जो एज ओल्ड असम मुस्लिम मैरिजेस एंड डाइवोर्सेस रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसको अब मतलब उसको रिपील कर लिया है। तो आपको लग रहा है कि इसके पीछे एक इंटेंशन है यूसीसी या फिर ये वाला जो मुद्दा है? ये सिर्फ अभी इनकी जो प्राथमिकता है, इनकी प्राथमिकता है किसी न किसी तरह से कुछ विवाद पैदा करें समाज में, ताकि जो पेपर लीक के मुद्दे राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं, अग्निवीर का मुद्दा राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं, एमएसपी का मुद्दा राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं। खड़गे जी और राहुल गांधी ने एमएसपी के बारे में जो घोषणा की है उससे भी ये लोग हिले हुए हैं। ये लोग ऐसा एजेंडा इस देश में लाना चाहते हैं जिससे सिर्फ विवाद बढ़ता रहे और इन मुद्दों से ध्यान लोगों का बढ़ता रहे। आप लोग बीजेपी के जितने गठबंधन है, 28 गठबंधन है, उनमें से किसी के आने की संभावना? मैंने आपको अभी कहा 2 श्रेणियां हैं, उनमें से कुछ जो चले गए वो भी हैं, कुछ ऐसे जो अभी तक आए नहीं थे अब आना चाहते हैं, ऐसे कई हैं, 4 हैं कम से कम। क्या ऐसे लोग जो इंडिया गठबंधन में पहले थे और किसी वजह से अब नहीं है, क्या वो वापस इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं? इशारे कर रहे हैं, फीलर्स भेज रहे हैं, उससे ज्यादा अभी बोलना ठीक नहीं रहेगा।